नमस्कार। जीत प्रयास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। आज की प्रस्तुति से पहले एक आवश्यक संवैधानिक सावधानी एवं खंडन यानी स्टैट्यूटरी कॉशन एज वेल एज डिस्क्लेमर। यह व्यंग मशहूर व्यंग्यकार श्री शरद जोशी जी ने 70 के दशक में उस राजनैतिक परिवेश में लिखा था जब देश में आपातकालीन यानी इमरजेंसी की स्थिति थी और इस रचना का देश के वर्तमान सामाजिक एवं राजनैतिक माहौल से कुछ भी लेना देना नहीं है। पंचतंत्र 5 नमूना आपातकालीन लोक कथाएं। पहली, लक्ष्य की रक्षा। एक था कछुआ, एक था खरगोश, जैसा कि सब जानते हैं। खरगोश ने कछुए को संसद, राजनीतिक मंच और प्रेस के बयानों में चुनौती दी, अगर आगे बढ़ने का इतना ही दम है तो हमसे पहले मंजिल पर पहुंच कर तो दिखाओ। रेस आरंभ हुई। खरगोश दौड़ा, कछुआ चला धीरे धीरे अपनी चाल। जैसा कि सब जानते हैं कि आगे जाकर खरगोश एक वृक्ष के नीचे आराम करने लगा। उसने संवाददाताओं को बताया कि वह राष्ट्र की समस्याओं को गंभीर चिंतन कर रहा है क्योंकि उसे जल्दी ही लक्ष्य तक पहुंचना है। यह कहकर वह सो गया। कछुआ लक्ष्य तक धीरे धीरे पहुंचने लगा। जब खरगोश सोकर उठा, उसने देखा कि कछुआ आगे बढ़ गया है। मेरे हारने और बदनामी के स्पष्ट आसार हैं। खरगोश ने तुरंत आपातकाल घोषित कर दिया। उसने अपने बयान में कहा कि प्रतिगामी, पिछड़ी और कंजर्वेटिव यानी रूढ़िवादी ताकतें आगे बढ़ रही हैं जिनसे देश को बचाना बहुत ज़रूरी है, और लक्ष्य छूने के पूर्व कछुआ गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। दूसरी कथा, शेर की गुफा में न्याय। जंगल में शेर के उत्पात बहुत बढ़ गए थे। जीवन असुरक्षित था और बेहिसाब मौतें हो रही थीं। शेर कहीं भी किसी पर हमला कर देता था। इससे परेशान हो जंगल के सारे पशु इकट्ठा हो वनराज शेर से मिलने गए। शेर अपनी गुफा से बाहर निकला। कहिए, क्या बात है? उन सब ने अपनी परेशानी बताई और शेर के अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाई। शेर ने अपने भाषण में कहा, प्रशासन की नज़र में जो कदम उठाने हमें ज़रूरी हैं वे हम उठाएंगे। आप इन लोगों के बहकावे में ना आवें जो हमारे खिलाफ हैं। अफवाहों से सावधान रहें क्योंकि जानवरों की मौत के सही आंकड़े हमारी गुफा में हैं जिन्हें कोई भी जानवर अंदर आकर देख सकता है। फिर भी अगर कोई ऐसा मामला हो तो आप मुझे बता सकते हैं या अदालत में जा सकते हैं। चूंकि सारे मामले शेर के खिलाफ थे और शेर से ही उसकी शिकायत करना बेईमानी था, इसलिए पशुओं ने निश्चय किया कि वे अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। जानवरों के इस निर्णय की खबर गीदड़ों द्वारा शेर तक पहुंच गई थी। उस रात शेर ने अदालत का शिकार किया। न्याय के आसन को पंजों से घसीट अपनी गुफा में ले आया। जंगल में इमरजेंसी घोषित कर दी गई। शेर ने अपनी नई घोषणाओं में बताया, जंगल के पशुओं की सुविधा के लिए गीदड़ मंडली के सुझावों को ध्यान में रखकर हमने अदालत को सचिवालय से जोड़ दिया है ताकि यह न्याय की गति बढ़े और व्यर्थ की ढिलाई समाप्त हो। आज से सारे मुकदमों की सुनवाई और फैसले हमारी गुफा में होंगे। इमरजेंसी के दौर में जो पशु न्याय की तलाश में शेर की गुफा में घुसा, उसका अंतिम फैसला कितनी शीघ्रता से हुआ, इसे सब जानते हैं। तीसरी कथा, क्रमशः प्रगति। खरगोश का एक जोड़ा था जिनके 5 बच्चे थे। एक दिन भेड़िया जीप में बैठकर आया और बोला, असामाजिक तत्वों, तुम्हें पता नहीं सरकार ने 3 बच्चों का लक्ष्य रखा है, और 2 बच्चे कम करके चला गया। कुछ दिनों बाद भेड़िया फिर आया और बोला कि सरकार ने लक्ष्य बदल दिया है और 1 बच्चे को और कम कर चला गया। खरगोश के जोड़े ने सोचा, जो हुआ सो हुआ, अब हम शांति से रहेंगे। मगर तभी जंगल में इमरजेंसी लग गई। कुछ दिन बाद भेड़िया ने खरगोश के जोड़े को थाने पर बुलाया और कहा कि सुना है तुम लोग असंतुष्ट हो सरकारी निर्णयों से और गुप्त रूप से कोई षड्यंत्र कर रहे हो। खरगोश ने साफ इनकार करते हुए सफाई देनी चाहिए, पर तभी भेड़िया ने बताया कि इमरजेंसी के नियमों के तहत सफाई सुनी नहीं जाएगी। उस रोज
थाने में जोड़ा कम हो गया। 2 बचे बच्चे मूर्ख थे। माँ बाप को तलाशने खुद थाने पहुंच गए। भेड़िया उनका इंतज़ार कर रहा था। यदि थाने नहीं जाते तो वह इमरजेंसी के बावजूद कुछ दिन और जीवित रह सकते थे। चौथी कथा, कला और प्रतिबद्धता। कोयल का कंठ अच्छा था, स्वरों का ज्ञान भी था और राग रागनियों की थोड़ी बहुत समझ भी। उसने निश्चय किया कि वह संगीत में अपना कैरियर बनाएगी। जाहिर है उसने शुरुआत आकाशवाणी से करनी चाहिए। कोयल ने आवेदन दिया। दूसरे ही दिन उसे ऑडिशन के लिए बुलावा आ गया। वे इमरजेंसी के दिन थे और सरकारी कामकाज की गति तेज हो गई थी। कोयल आकाशवाणी पहुंची। स्वर परीक्षा के लिए वहां 3 गिद्ध बैठे हुए थे। क्या गाऊं? कोयल ने पूछा। गिद्ध हंसे और बोले, अरे ये भी कोई पूछने की बात है? 20 सूत्री कार्यक्रम पर लोकगीत सुनाओ। हमें सिर्फ यही सुनने सुनाने का आदेश है। 20 सूत्री कार्यक्रम पर लोकगीत? वह तो मुझे नहीं आता। आप कोई भजन या गज़ल सुन सकते हैं? कोयल ने पूछा। गिद्ध फिर हंसे। गज़ल या भजन? 20 सूत्री कार्यक्रम पर हो तो अवश्य सुनाइए। 20 सूत्री कार्यक्रम पर तो नहीं है, कोयल ने कहा। तब क्षमा कीजिए कोकिला जी, हमारे पास आपके लिए कोई स्थान नहीं है, गिद्धों ने कहा। कोयल चली आई। आते हुए उसने देखा कि संगीत कक्ष में कौओं का दल 20 सूत्री कार्यक्रम पर कोरस रिकॉर्ड करवा रहा है। कोयल ने उसके बाद संगीत में अपना कैरियर बनाने का आइडिया ही त्याग दिया और शादी करके ससुराल चली आई। 5वीं और अंतिम कथा, बुद्धिजीवियों का दायित्व। लोमड़ी पेड़ के नीचे पहुंची। उसने देखा ऊपर की डाल पर एक कौवा बैठा है जिसने मुंह में रोटी दाब रखी है। लोमड़ी ने सोचा, अगर कौवा गलती से मुंह खोल दे तो रोटी नीचे गिर जाए तो मैं खा लूं। लोमड़ी ने कौवे से कहा, भैया कौवे, तुम तो मुक्त प्राणी हो। तुम्हारी बुद्धि, वाणी और तर्क का लोहा सभी मानते हैं। मार्क्सवाद पर तुम्हारी पकड़ भी गहरी है। वर्तमान परिस्थितियों में एक बुद्धिजीवी के दायित्व पर तुम्हारे विचार जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। यूँ भी तुम ऊंचाई पर बैठे हो। भाषण देकर हमें मार्गदर्शन देना तुम्हें शोभा देगा। बोलो, मुंह खोलो कौवे। इमरजेंसी का काल था। कौवे बहुत होशियार हो गए थे। चोंच से रोटी निकाल अपने हाथ में ले धीरे से कौवे ने कहा, लोमड़ी भाई, शासन ने हमें बुद्धिजीवियों को ये रोटी इसी शर्त पर दी है कि इसे मुंह में लें, हम अपनी चोंच को बंद रखें। मैं जरा प्रतिबद्ध हो गया हूँ आजकल, क्षमा करें। यूँ मैं स्वतंत्र हूँ, ये सही है, और आश्चर्य नहीं समय आने पर मैं बोलूँ भी। इतना कहकर कौवे ने फिर रोटी चोंच में दबा ली। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह व्यंग अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।